हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लासेस में। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने 8 पार्ट के 2 क्वेश्चन के आंसर लिखे थे, तो हम तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमने कल हिंदी का 8 पार्ट स्टार्ट किया था। तो दोस्तों गद्य खंड के पाठ 8 का नाम है बाल गोविंद भगत और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो हमारा जो आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, उसमें हमसे प्रश्न किया गया है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो दोस्तों प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भगत जी ने अपने बेटी की मृत्यु पर अपनी किस तरह की भावनाएं व्यक्त की। तो हमको उन्हीं को लिखना है। तो दोस्तों हमने पाठ को पिछली क्लासों में अच्छी तरह से पढ़ा है, तो उसी के आधार पर हमने आंसर लिखा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आप लोग साथ में नोट भी कीजिएगा। तो हम आंसर लिखेंगे, भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं निम्न प्रकार व्यक्त की। तो दोस्तों हम यहाँ तक सेम क्वेश्चन की तरह आंसर में लिखेंगे, फिर उसके आगे उनकी भावनाओं को बताएंगे। तो पहले लिख लेते हैं कि उनकी भावनाएं हमें बतानी है। तो इस प्रकार से हम आंसर को लिखेंगे। पहले एक आंसर की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो हमने लिखा है, भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं निम्न प्रकार व्यक्त की। तो आगे हमने लिखा है, उन्होंने सबसे पहले आंगन में चटाई बिछाई, उस पर अपने बेटे को लिटा दिया। तो दोस्तों जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो सबसे पहले उन्होंने आंगन में चटाई बिछाई और उस पर अपने बेटे के शव को रख दिया या फिर लिटा दिया। तो दोस्तों और सफ़ेद चादर में ढक दिया। तो दोस्तों चटाई बिछाने के बाद उन्होंने उस शव को सफ़ेद चादर में लपेट दिया या फिर सफ़ेद चादर से ढक दिया। उसके ऊपर कुछ फूल बिखेर दिए तथा तुलसी दल भी डाल दिया। उन्होंने चादर बिछाने के बाद उनके पार्थिव शरीर पर कुछ फूल बिखेर दिए और तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते उन पर बिखेर दिए या फिर उनके ऊपर डाल दिए तथा सिराने पर दीपक जलाकर खुद वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए। तथा दोस्तों जब उन्होंने आंगन में चटाई बिछाकर अपने बेटे को सबको उस पर रख दिया और ऊपर से सफ़ेद चादर से ढक दिया और तुलसी दल से उन पर छिड़काव कर दिया और फूलों की वर्षा कर दी। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने उस सब के सिरहाने पर एक दीपक जलाया और वहीं पर पास में वो खुद आसन लगाकर बैठ गए। तो सिरहाने पर दीपक जलाकर वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए और कबीर के पद गाने लगे। तो दोस्तों उनके बेटे की मृत्यु होने के बाद उन्होंने शोक नहीं किया, उनके पास बैठकर वो कबीर दास जी के पद गाने लगे और शोक मनाने की बजाय उत्साह मनाने को कहा। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि आप लोग शोक मत मनाइए इनकी मृत्यु का, बल्कि उत्साहित होकर उन्होंने सबसे आग्रह किया कि आप लोग खुशी का मौका है तो खुशी मनाइए। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। दोस्तों इसीलिए उनका कहना था कि जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा अपने मुख्य स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इसी पर उन्होंने कहा कि हमें शोक मनाने का समय नहीं है, ये तो खुशी मनाने का समय है, क्योंकि अब आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप में जाकर मिल चुकी है। तो दोस्तों उन्होंने यही आग्रह अपनी पुत्र वधू को भी कहा, यही आग्रह किया कि आप भी इनके मृत्यु का शोक मत मनाइए और खुशी का मौका है तो आप भी खुश रहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसका आंसर राइटिंग किया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना चौथा क्वेश्चन।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपना चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। दोस्तों, हमसे प्रश्न पूछा गया है कि भगत जी की रहन सहन क्या थी और उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा कैसा था। तो दोस्तों, जैसा हमने पाठ में पढ़ा है उसके अनुसार हम आंसर लिखेंगे। तो हमने आंसर दिया है, बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक आयु के थे, फिर भी वे गोरे चिट्ठे थे। दोस्तों, बाल गोविंद भगत जी की आयु लगभग 60 वर्ष से ऊपर हो गई थी, लेकिन फिर भी वो एक गोरे चिट्टे व्यक्ति थे दोस्तों, तथा उनका कद मझोला था। दोस्तों, ना वो ज़्यादा ऊंचे थे, ना वो ज़्यादा छोटे व्यक्ति थे, नीचे व्यक्ति थे। दोस्तों, उनका कद काठी जो थी वो मझोली थी और उनके बाल पक गए थे। दोस्तों, पक गए यानी कि उनके बाल सफ़ेद हो गए थे और उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगा रहा था। दोस्तों, उनके बाल पक चुके थे क्योंकि वो 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हो चुके थे, तो उनका चेहरा सफ़ेद बालों से मानो ऐसे लगता था जैसे चांद खिल रहा हो। तो दोस्तों, उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगा रहा था। वे शरीर पर एक लंगोटी तथा सिर पर कबीरपंथी की सी कनफटी टोपी पहनते थे। दोस्तों, वे मात्र शरीर पर एक लंगोटी पहनते थे और कबीरपंथियों जैसी सिर पर एक टोपी लगाते थे और जाड़े के समय में वे एक काली गमली ओढ़ लेते थे। तो दोस्तों, जब जाड़े के समय आते तो ठंडा मौसम रहता, तो उससे बचने के लिए वो एक कंबल का प्रयोग करते थे और इसके अलावा वो कुछ नहीं लेते थे। तो कबीरपंथी सी कनफटी टोपी पहनते थे और जाड़े में काली कमली ओढ़ लेते थे और मस्तक पर तो दोस्तों रामानंदी तिलक लगाते थे। दोस्तों, तो जे अपने माथे पर रामानंदी तिलक लगाते थे तथा गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पड़ी रहती थी। दोस्तों, इनके गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पड़ी रहती थी। उसका कोई विशेष ऐसा नहीं रहता था कि कोई डोल में प्रोकर एक सिस्टमेटिक तरीका से हो। तो दोस्तों, बस उन्होंने तो इतना रहता था कि बस तुलसी की माला उनको पहननी है, तो वो चाहे कैसी भी हो। तो दोस्तों, इतना उनका वर्णन है, उनका ये पहनावा है। उनकी एक कदकाठी थी, वो मझोले कद के थे। तो दोस्तों, हमने उनकी रहन सहन को जाना। तो इस प्रकार से इस आंसर को आप लोग नोट कर लीजिएगा और या फिर स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यानी कि 5वां क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए दोस्तों, अपने 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, 5वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि बाल गोविंद जी की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों बनी हुई थी। तो दोस्तों, प्रश्न हमसे पूछा गया है कि बाल गोविंद जी की जो दिनचर्या थी, जो रोजमर्रा के उनके कामकाज का जो करना था, जो टाइमिंग थी, तो दोस्तों वो सब चीज़ें इनकी अचरज के कारण बनी हुई थी कि कब वो अपना काम करते, कैसा उनका पहनावा था। तो ये सब उनकी जितने भी रोजमर्रा के कार्य थे वो सब लोगों में, अन्य लोगों के लिए एक अचरज का कारण बनी हुई थी। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, तो उसके अनुसार हम आंसर लिखते हैं। बाल गोविंद भगत देर रात तक कबीर के पद गाते रहते थे। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि बाल गोविंद भगत जी हमेशा कबीर दास जी के पद गाते थे। तो दोस्तों, वे देर रात तक हमेशा कबीर के पद गाते रहते थे और भोर होने से पहले 2 मील दूर जाकर नदी में स्नान करके ऊंचे टीले पर बैठकर
पद गाने गाते थे। तो दोस्तों बाल गोविंद भगत जी देर रात तक घर में ही कबीरदास जी के पद गाते रहते थे, और सुबह होने से पहले ही वो 2 मील दूर जाकर नदी में स्नान करके एक ऊंचे टीले पर बैठकर कबीर जी के पद वहां भी गाने लगते थे। तो दोस्तों वो देर रात तक यहाँ भी जागते रहते थे, फिर भी सुबह होने से पूर्व वो जाग जाते और नदी तक पहुंच जाते, और वो एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। तो ये भी एक आश्चर्य का कारण था। तो दोस्तों कड़कड़ाती सर्दी में भी यही दिनचर्या थी। तो दोस्तों उनकी चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, या फिर बरसात का मौसम हो, हमेशा एक जैसी दिनचर्या रहती थी। दोस्तों चाहे जितनी सर्दी हो, मात्र सर्दियों में वे इतना करते थे कि एक कंबली का प्रयोग करते थे, एक कंबल जरूर ओढ़ा करते थे। इसके अलावा दोस्तों उनने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो कड़कड़ाती सर्दी में भी उनकी यही दिनचर्या बनी रहती थी, और वृद्ध होकर भी वो अपने कार्य स्वयं किया करते थे। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था कि उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष से ऊपर हो गई थी, लेकिन फिर भी इतने बुजुर्ग होने के बाद भी बाल गोविंद जी अपने कार्य, अपने जो घर के कामकाज हैं वो भी स्वयं ही किया करते थे। तो दोस्तों उनकी यही दिनचर्या लोगों के मन में आश्चर्य का कारण बनी हुई थी। दोस्तों उनकी जो दिनचर्या थी वो साधारण लोगों के लिए एक आश्चर्य का कारण बनी हुई थी। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अपने छठे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए दोस्तों हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा छठवां क्वेश्चन है इस पाठ का, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न में हमसे पूछा कि हमें कुछ ऐसे प्रसंग देखने को मिले पाठ में कि इससे ये पता चलता है कि कुछ जो समाज में कुछ धारणाएं प्रचलित हैं उनको बाल गोविंद भगत नहीं मानते थे। तो दोस्तों वो क्या ऐसी प्रचलित मान्यताएं थी, तो उनको हम लोग लिखते हैं। तो देखते हैं पाठ के आधार पर, तो आंसर लिखेंगे। पाठ के आधार पर भगत निम्न सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। तो जैसा कि पाठ में हमें बताया गया है दोस्तों, हमने पढ़ा है कि वो कौन कौन सी मान्यताओं को नहीं मानते थे। तो उनमें से एक है, बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू से ही अपने पुत्र का दहन संस्कार कराया था। दोस्तों उस समय समाज में ऐसी धारणाएं प्रचलित थी कि कोई भी पुत्र वधू अपने उनके पुत्र यानी कि अपने पति के दहन संस्कार में भाग नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने समाज के विपरीत यही कार्य अपनी बहू से करवाया। तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू को अपने पुत्र की चिता में आग देने के लिए कहा और उनका दहन संस्कार अपनी पुत्र वधू से करवाया। तो एक कार्य यह भी था जो समाज के खिलाफ था उस समय। और दूसरा कार्य, उन्होंने बेटे की 13वीं के बाद बहू के भाई को बुलाकर उससे उनकी शादी करने के लिए कहा। तो दोस्तों उस समय ये भी धारणा प्रचलित थी समाज में कि कोई भी पत्नी हो, उसका यदि पति मर जाता है तो वो अपने पति की विधवा बनकर अपने घर में ही रहे। और इसके खिलाफ जाकर उन्होंने बाल गोविंद जी ने अपनी बहू को समझाया और उनके भाई को बुलाया कि अपने बेटे की 13वीं के बाद उन्होंने अपनी बहू के पुत्र वधू के भाई को उनके मायके से बुलाया और उन्हें समझाकर कहा कि आप इनके साथ जाइए, और उनके भाई से कहा कि आप इनकी कहीं और दूसरी जगह शादी कर दीजिए। तो दोस्तों ये दोनों मान्यताएं
दोनों कार्य ही समाज के विरोधी थे। तो दोस्तों ये मान्यताएं दोनों ही समाज में ऐसी प्रचलित थी कि ना तो कोई पुत्र वधू अपने पति को चिता को आग लगा सकती, ना उनके दहन संस्कार में भाग ले सकती। लेकिन बाल गोविंद भगत जी ने इन सब के खिलाफ जाकर इन मान्यताओं को खारिज करते हुए अपनी पुत्र वधू को कहा और उनके दहन संस्कार में भाग लेने के लिए उन्होंने उन्हें उत्साहित किया और इजाजत दी। और उसी के अनुसार दूसरी मान्यता ये थी कि यदि पति मर जाए तो कोई भी पुत्र वधू अपने पति की विधवा बनकर अपने घर में ही रहे। लेकिन इसके खिलाफ उन्होंने उस समय की धारणाओं के खिलाफ जाकर, जो समाज में प्रचलित धारणाएं थी, फिर भी उन्हें ना मानते हुए बाल गोविंद भगत ने अपनी बहू के भाई को बुलाकर उनके साथ बहू को भेजने का निर्णय किया और उनके भाई से कहा, आग्रह किया कि आप इनकी कहीं दूसरी जगह शादी कर दें। तो दोस्तों ये दोनों ऐसी धारणाएं थी कि इनसे लगता था कि जैसे जो सामान्य धारणा प्रचलित थी समाज में, उनको बाल गोविंद भगत ना मानते हों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस पाठ के 6 प्रश्न के उत्तर लिखे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इतने में अपना काम चल जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको और क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। आप इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको याद रहें। दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले पार्ट की शुरुआत कल करेंगे। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको मदद मिल सके। तो दोस्तों हमारी पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री है, तो दोस्तों आप लोग उसका लाभ उठाएं। आप चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।